हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइज, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे गायनेक एंड ऑप्स के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग पीआरओएम से जानते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पीआरओएम होता क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है, फिर उसके कॉजेस क्या है या फिर उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है और उसका मैनेजमेंट क्या है। हर एक चीज़ के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे और एकदम इजी तरीके से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीआरओएम क्या है, उसका इंट्रोडक्शन बात करते हैं। तो बोला गया है कि प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन previously known as premature rupture of membrane is the breakage of amniotic sac before the onset of labor। क्या बोला गया है कि जो प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है या फिर जिसको हम लोग प्री मैच्योर लेबर ऑफ मेम्ब्रेन पहले कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और पहले इसको बोलते थे प्री मैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। तो बेसिकली ये होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा एमनियोटिक सैक है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है बिफोर द वनसेट ऑफ द लेबर। मतलब कि लेबर के कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होने से पहले ही क्या होता है, एमनियोटिक सैक ब्रेक हो जाता है, जिसके वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीक आउट कर जाता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। बेसिकली क्या बोला गया है कि जो वुमेन होती है एक्सपीरियंस करती है अ पेनलेस गस और द स्टेडी लीकेज ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द वेजाइना। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मदर होती है या फिर जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है वो क्या करती है, वहां पे उसको कोई भी पेन नहीं होता, डायरेक्ट उसको क्या देखने को मिलता है कि वजाइना से वाटर लीक हो रहा है, क्लियर फ्लूइड लीक हो रहा है। और ये बेसिकली क्या बोला गया, इफ इट अकर्स बिफोर द 37 वीक्स इट इज नोन एज पीपीआरओएम। मतलब क्या, प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 37 वीक्स के बाद हो रहा है तो उसको सिर्फ प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहेंगे, और अगर ये 37 वीक्स से पहले हो रहा है तो इसको बोलेंगे प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। और अगर वो टर्म पे हो रहा है, 37 के बाद हो रहा है लेकिन लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग पीआरओएम कहते हैं, दैट इज प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब डेफिनेशन की बात कर ले कि एग्जाम में आपको डेफिनेशन क्या लिखना है। तो बोला गया स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन एनी टाइम बियॉन्ड द 28th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी बट बिफोर द वनसेट ऑफ लेबर इज नोन एज द प्री मैच्योर और द प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। क्लियर डेफिनेशन कि स्पॉन्टेनियस रप्चर हो रहा है किसका, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है या फिर एमनियोटिक सैक है, बियॉन्ड द 28th वीक, मतलब कि 28 वीक के बाद और बिफोर द वनसेट ऑफ लेबर। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एनी टाइम बियॉन्ड 28 वीक, मतलब 28 वीक के बाद, बट बिफोर द वनसेट ऑफ लेबर इज नोन एज द प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अब बोला गया कि प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज प्रीवियसली नोन एज द प्री मैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड इज द ब्रेकेज ऑफ एमनियोटिक सैक बिफोर द वनसेट ऑफ द लेबर, जो कि हम लोग ने ऊपर बात किया। इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर, इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉज में आया है दैट इज इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो, या फिर लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जैसे कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वहां पे प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिल सकता है। दूसरा बोला गया है यूज ऑफ टोबैको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, फिर इलिसिट ड्रग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कोई भी ऐसा ड्रग ले रहे हैं जिसके वजह से क्या हो रहा है, रप्चर देखने को मिल सकता है। फिर बोला गया हैविंग और हैड द पीआरओएम और द प्री टर्म डिलीवरी इन द प्रीवियस प्रेगनेंसी, मतलब कि पहले प्रेगनेंसी में भी ऐसी कोई हिस्ट्री रही हो पीआरओएम की, तो उसमें भी अगेन हमें पीआरओएम की कंडीशन देखने को मिल सकती है। फिर अगर पॉलीहाइड्रोमनियस की कंडीशन है, मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, तो उसके वजह से प्रेशर पड़ेगा मेम्ब्रेन पे, जिसकी वजह से भी वहाँ पे मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है। या फिर मल्टीपल जेस्टेशन की कंडीशन हो, मल्टीपल जेस्टेशन मतलब क्या, एक ही मेम्ब्रेन में दो से ज़्यादा फीटस हो, तो ऐसे में ओवर ग्रोथ की वजह से या फिर ज़्यादा स्ट्रेचिंग की वजह से भी वहाँ पे क्या होता है, रप्चर देखने को मिल सकता है। फिर हैविंग हैड द एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर उसे किसी भी समय प्रेगनेंसी के समय ब्लीडिंग हुआ है तो उसके इटियोलॉजिकल के वजह से क्या होता है, वहां पे प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी देखने को मिल सकता है, डिफरेंट डिफरेंट इटियोलॉजी की वजह से, ठीक है। उसके बाद अगर इन्वेजिव प्रोसीजर कोई किया हो, जैसे एमनियोसेंटेसिस किया हो, तो ऐसे में भी रप्चर जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो सकता है, डैमेज हो सकता है। कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से, सर्वाइकल इनसफिशियंसी की कंडीशन में, सर्वाइकल इनसफिशियंसी में क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है वो डायलेटेड रहता है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन होता है वो ऊज आउट करता है इनटू द बर्थ कैनाल, जिसके वजह से उस पर टेंशन बिल्ड होने की वजह से भी वहां पर रप्चर देखने को मिलता है।
लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के कंडीशन में, और बीइंग अंडरवेट मतलब कि बहुत कम माल न्यूट्रिशनस अगर जो प्रेग्नेंट फीमेल है, तो इन सभी कंडीशन में वहाँ पे हमें प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिल सकता है। तो ये इटियोलॉजिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट है याद रख लेने का। इन्फेक्शन हो गया, टोबैको हो गया, कोई ड्रग्स यूज कर रहे हो, चाहे प्रेवियस हिस्ट्री हो, पॉलीहाइड्रोमनियाज और मल्टीपल जेस्टेशन। तो इनमें से जो मोर इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद होना चाहिए, जैसे कि इन्फेक्शन आपको याद होना चाहिए, कोई टोबैको हो गया, ड्रग्स का यूज़ हो गया, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री हो, या फिर पॉलीहाइड्रोमनियाज हो, या फिर मल्टीपल जेस्टेशन जैसी कंडीशन हो, और इन्वेजिव प्रोसीजर्स किए हों। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसके पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी किस तरह से इसका चलता है, तो बेसिकली बोला गया कि दिस वीकनिंग इज नॉर्मल प्रोसेस दैट टिपिकली हैपन्स एट द टर्म एज द बॉडी प्रिपेयर्स फॉर द लेबर एंड द डिलीवरी। ठीक है, क्योंकि रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन होना जरूरी है ताकि जो हमारा बेबी है वो यूट्राइन कैविटी से बाहर आ सके। लेकिन ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस होता है जब ये टर्म के समय हो, मतलब कि लेबर के समय। लेकिन क्या बोला गया, दिस कैन बी अ प्रॉब्लम व्हेन इट अकर्स बिफोर द 37 वीक्स। लेकिन ये क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर 37 वीक्स से पहले हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो सकता है कि बेबी वायबल भी ना हो, और क्या हो गया, रप्चर हो गया। तो ऐसे कंडीशन में, या फिर उस कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली फिटल डिस्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है अगर प्री टर्म वहाँ पे रप्चर हो रहा है। तो इसलिए क्या बोला गया कि नॉर्मली तो ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन अगर 37 वीक से पहले हो रहा है तो वो क्या हो सकता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकता है। इसकी वजह से बेबी पे अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बोला गया है कि द नेचुरल वीकनिंग ऑफ द फिटल मेम्ब्रेन इज थॉट टू बी ड्यू टू वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन क्या हो सकता है, वीक हो सकता है, ताकि क्या हो सके कि बेबी का डिलीवरी इजिली हो सके। लेकिन बोला गया इन PROM मतलब कि प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन में दिस प्रोसेसेस आर एक्टिवेटेड टू अर्ली। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि नॉर्मली ये 37 वीक्स पे होना चाहिए सेम प्रोसेस, लेकिन यही अगर 37 वीक्स से पहले हो जा रहा है, बहुत जल्दी हो जा रहा है सेम फिजियोलॉजिकल कंडीशन, तो ऐसे में वो क्या होता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन को डेवलप कर देता है। तो क्या क्या यहाँ पे कंडीशन है जिसकी वजह से बेसिकली यहाँ पे हमें मेम्ब्रेन का रप्चर देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले आता है सेल डेथ। ठीक है, जो सेल्स है वो जाते हैं प्रोग्राम सेल डेथ के अंदर, and they release the biochemical markers that are detected in higher concentration in case of the PPRM मतलब कि प्रीटर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के कंडीशन में हमें सेल डेथ देखने को मिलता है। नॉर्मली फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी सेल डेथ होता है जो कि 37 वीक्स के बाद देखने को मिलता है, मतलब कि टर्म की कंडीशन में। लेकिन यही जब एक्टिवेट हो जाता है टू अर्ली, और वहां पे क्या करता है, ये बायोलॉजिकल मार्कर छोड़ते हैं जो कि हमें प्री लेबर की कंडीशन में, प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्बर की कंडीशन में देखने को ज्यादा कंसंट्रेशन में मिलते हैं। दूसरा बोला गया पुअर असेंबली ऑफ कोलाजन, जो कोलाजन है वो पुअरली असेंबल्ड रहते हैं। कोलाजन इज अ मॉलिक्यूल दैट गिव्स फीटल मेम्ब्रेन एज वेल एज द अदर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी सच एज स्किन देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, ये जो कोलाजन है यही क्या करते हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है। लेकिन इन केस ऑफ द PPRM जो प्रोटीन्स होते हैं दैट बाइंड्स एंड क्रॉस लिंक कोलाजन टू इंक्रीज इट टेंसाइल स्ट्रेंथ आर अल्टर। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होते हैं जो बाइंड करते हैं और कोलाजन का स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कोलाजन का टेंशन बिल्ड होने की वजह से कोलाजन रप्चर हो जाता है। अब क्या बोला गया कि कोलाजन इज ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम कॉल्ड एज द मैट्रिक्स metalloproteinase which are found in higher levels in the PPROM in the amniotic fluid। ठीक है, क्या बोल रहा है कि नॉर्मली क्या होता है, कोलाजन अच्छे से होना चाहिए, लेकिन इन केस ऑफ द PPROM जो कोलाजन को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम है दैट इज मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज, उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि कोलाजन को ब्रेक डाउन करके जो मेम्ब्रेन है उसको रप्चर करने में हेल्प करते हैं। This breakdown result in prostaglandin production which stimulate uterine contraction and the cervical। ठीक है, ये नॉर्मली क्या करते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करवाएंगे और उसके वजह से यूट्रस का कंट्रैक्शन होगा, जो सर्विक्स से उसकी राइपनिंग होगी, तो ये टर्म कंडीशन पे, लेकिन यही बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसकी वजह से PROM जैसी कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी में याद रखने का कि नॉर्मली ये कब होता है, 37 वीक्स पे होता है कि वीकनिंग होता है नॉर्मल जो मेम्ब्रेन होता है, ताकि लेबर और डिलीवरी अच्छे से हो सके। लेकिन यही कंडीशन जब बहुत ज्यादा अर्ली हो जाए तो उसको हम लोग PROM कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो चीजें देखा हम लोग ने, सबसे पहले सेल डेथ देखा और दूसरा देखा कि जो हमारा कोलेजन है उसका ब्रेकडाउन होता है और उसके ब्रेकडाउन की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। ठीक है, तो ये सारी पैथोफिजियोलॉजी होगी हमारे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स।
प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के टाइप्स की बात कर रहे हैं तो इसमें आता है सबसे पहले टर्म पीआरएम। टर्म पीआरएम मतलब क्या हुआ कि व्हेन द फीटल मेम्ब्रेन्स रप्चर अर्ली एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द लेबर हैज स्टार्टेड। ठीक है, लेबर स्टार्ट होने के सिर्फ 1 घंटे पहले अगर जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर कर जा रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म पीआरएम। मतलब कि 37 वीक्स के बाद तो हो रहा है और लेबर से जस्ट थोड़ा सा पहले हो जा रहा है, तो उतना ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, तो इसलिए इसको हम लोग टर्म पीआरएम कहते हैं। दूसरा आता है प्रोलॉन्ग्ड पीआरएम। प्रोलॉन्ग्ड प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में क्या होता है कि केस ऑफ प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन विच इन विच मोर देन 18 आवर्स हैज पास्ड बिटवीन द रप्चर एंड द वनसेट ऑफ द लेबर। मतलब क्या कि इन केस ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड पीआरएम जो लेबर है उससे 18 घंटे पहले ही क्या हो गया है, हमारा फीटल मेम्ब्रेन रप्चर कर गया है। फिर दूसरा आता है प्रीटर्म पीआरएम। प्रीटर्म में क्या होगा कि 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले ये रप्चर हो जाता है। और आता है मिड ट्राइमेस्टर पीआरएम। मिड ट्राइमेस्टर पीआरएम क्या होता है कि प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन दैट अकर्स बिफोर 24 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन एंड बिफोर दिस एज द फिटस कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द मदर्स वोम। ठीक है, मदर के वॉर्म के बाहर ये सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये 4 कंडीशन आपको अच्छे से याद रखना है। तो टर्म पीआरएम देख लिया जो कि सिर्फ 1 घंटे पहले लेबर से, प्रोलॉन्ग पीआरएम देख लिया जो कि 18 घंटे पहले लेबर से रप्चर हो जाता है। प्रीटर्म पीआरएम मतलब 37 वीक से पहले रप्चर हो रहा है और मिड ट्राइमेस्टर मतलब कि 24 वीक से पहले ही जो फिटल मेम्ब्रेन है वो रप्चर कर जा रहा है। और जब 24 वीक से पहले अगर वो रप्चर करेगा तो ऐसे में फिटस अभी इतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है कि वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, अब आता है डायग्नोसिस। कैसे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं, तो बोला गया है सबसे पहले कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन केस ऑफ द प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में। बोला गया इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द पीआरएम। इन मोस्ट केसेस इट इज क्वाइट easy on the speculum examination amniotic fluid coming through the cervical canal। ठीक है, अगर हम लोग स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो amniotic fluid है वो सर्वाइकल कैनाल से बाहर आ रहे हैं। एट दिस स्टेज वन कैन लुक फॉर द साइंस ऑफ द वेजाइनाइटिस एंड सर्विसाइटिस। इसमें हम लोग क्या चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई इन्फेक्टिव कंडीशन नहीं है ना, जैसे कि हम लोग ने देखा कि इन्फेक्शन भी एक कॉज है फॉर द प्री आरओ है। अब बोला गया इंस्पेक्शन कर सकते हैं ऑफ द सैनिटरी पैड यूज बाय द पेशेंट अपीयर्स वेट एंड अडरलेस। ठीक है, जब जो पेशेंट है उसका अगर सैनिटरी पैड्स का देख रहे हैं तो सैनिटरी पैड जो रहेंगे वो वेट दिखेंगे, अडरलेस दिखेंगे। एंड देयर विल बी सिचुएशन वेयर द डायग्नोसिस इज नॉट क्लियर एंड कुड बी ड्यू टू टॉटरेस इनकंटिनेंस और द वेजाइनल इन्फेक्शन। ठीक है, क्या बोला गया है कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर इंस्पेक्शन किया तो उसमें वेट दिखेगा और अडरलेस देखने को मिलेगा। इससे भी हमारा क्या है, डायग्नोसिस क्लियर नहीं होता, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग चेक करा सकते हैं, एनालिसिस करा सकते हैं, जिसमें हमें पता चल सकता है कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन की कंडीशन है कि नहीं। अगर चाहिए तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं। जैसे कि जो सैंपल्स लिया हम लोग ने उसके सैनिटरी पैड्स के या फिर जो भी सिक्रेशंस आ रहे हैं उसका, तो उसको हम लोग लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकते हैं, जिसमें हम लोग 3-4 टेस्ट करते हैं, जैसे कि नाइट्राजिन टेस्ट करते हैं, फन टेस्ट करते हैं, पूलिंग टेस्ट करते हैं और अल्फा फिटोप्रोटीन ब्लड टेस्ट करते हैं। नाइट्राजिन टेस्ट की बात करें तो नाइट्राजिन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो वेजाइनल सिक्रेशन है नॉर्मली कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, जबकि एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पीएच ऑफ द फ्लूइड विद द लिटमस पेपर चेक करते हैं, जो कि सजेस्ट करता है कि वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड लीक आउट हो रहा है कि नहीं। अगर वो पीएच जो है एसिडिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर अल्कलाइन है तो ऐसे में हम लोग सोच सकते हैं या फिर कंसिडर कर सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड लीक आउट हो रहा है। दूसरा आता है हमारा फन टेस्ट। फन टेस्ट में क्या करते हैं कि अ ड्रॉप ऑफ फ्लूइड can be put on a slide, dried and seen under the microscope for the funning test. Amniotic fluid will show a fun pattern whereas vaginal secretion will not show such a pattern। ठीक है, फन टेस्ट में क्या करेंगे, जो भी सिक्रेशन आया उसको स्लाइड पे लेंगे, उसको ड्राई करेंगे और माइक्रोस्कोप से देखें। अगर वहाँ पे फन पैटर्न दिख रहा है तो मतलब कि वो अमनियोटिक फ्लूइड है, अगर नहीं दिख रहा है तो ऐसे में हम लोग मान सकते हैं कि नॉर्मल वजाइनल सिक्रेशन है। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पुलिंग टेस्ट। पुलिंग टेस्ट में बेसिकली क्या करते हैं, पर वजाइनल स्पेकुलम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, जिसमें हमें देखता है कि पोस्टेरियर फॉर्निक्स में जो अमनियोटिक फ्लूइड है उसका एक्यूमुलेशन है कि नहीं, मतलब वहाँ पे पुलिंग हुआ है कि नहीं अमनियोटिक फ्लूइड का, ये चेक किया जाता है। और उसके बाद अल्फा फिटोप्रोटीन ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें अगर जो अल्फा फिटोप्रोटीन का वैल्यू 45.9 नैनोग्राम
पर ml से अगर ज़्यादा है तो वो सजेस्ट करता है कि वहाँ पे एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन है उसका रप्चर हुआ है। तो ये सारे टेस्ट करते हैं, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि वहाँ पे PROM की कंडीशन प्रेजेंट है कि नहीं। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन में बेसिकली क्या बोला गया कि इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, क्योंकि क्या होगा अमनियोटिक फ्लूइड लीक आउट होने की वजह से कॉर्ड जो है उसका प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है, और अब्रेप्टो प्लेसेंटा जैसी कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में दो तरह का मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं, एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और दूसरा टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या बोला गया है कि इट इज द लाइन ऑफ मैनेजमेंट विल प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो कि मान के चलो अगर हमें देखने को मिल रहा है कि प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, मतलब 37 वीक से पहले है, और ऐसे समय में क्या है हम लोग डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे वहां पे प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, लेबर को और प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करेंगे प्रेगनेंसी को। तो बोला गया द एम शुड बी अटेम्प्ट टू अचीव द पीरियड ऑफ जेस्टेशन ऑफ अबाउट 36 वीक्स कीपिंग इन माइंड ऑफ द कोर्स द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 36 वीक्स तक कम से कम प्रेगनेंसी को लाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही उसका लेबर इंड्यूस करेंगे। और इसके साथ साथ हमें ध्यान देना है कि वहाँ पे इन्फेक्शन जो है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रप्चर हो गया है तो ऐसे में इन्फेक्शन बढ़ सकता है, तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी को 37 या 36 वीक्स तक कम से कम कंटिन्यू करने की कोशिश करना है इन केस ऑफ द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। बोला गया जब PROM अकर होता है बिफोर द 34 वीक ऑफ द जेस्टेशन दिस लाइन ऑफ मैनेजमेंट इज इंडिकेटेड। ठीक है, अगर 34 वीक से पहले अगर क्या हो रहा है प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो रहा है तो हमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। अब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, तो सबसे पहले बेड रेस्ट हो गया कि ज़्यादा बेसिकली मूवमेंट नहीं करने देना है फीमेल को। उसके बाद स्टेराइल वल्वल पैड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, वल्वल पैड का यूज़ करेंगे जो कि स्टेराइल होना चाहिए, जिससे क्या हो सके हम लोग इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके। उसके बाद एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे। एंटीबायोटिक्स का यूज क्यों कर रहे हैं, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को कम करने के लिए, जिसमें हम लोग एम्पीसिलिन, सेफेलैक्सिन, गारामाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन जैसे जो एंटीबायोटिक्स है इनको प्रेफर कर सकते हैं, और एंटीबायोटिक्स को चेंज भी कर सकते हैं जैसी जरूरत हो वहां पे। इसके बाद डिफरेंट टेस्ट करते रहना है ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ताकि डिटेक्ट कर सके कहीं भी कोई इन्फेक्शन तो नहीं है एमनियोटिक फ्लूइड में। जैसे कि इसमें हम लोग टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कर सकते हैं, सर्वाइकल स्वैब कल्चर और सेंसिटिविटी कर सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड का यूज कर सकते हैं टू असेस द वॉल्यूम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड पीरियोडिकली। ठीक है, कि वॉल्यूम जो है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा है या फिर फीटस पे कोई डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है। इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, USG कर सकते हैं। अगर मान के चलो वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड कम दिख रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एमनियो इन्फ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो एमनियो इन्फ्यूजन हैज बीन परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कॉर्ड कंप्रेशन। ठीक है, हम लोग ने देखा जैसे कॉर्ड प्रोलैप्स जैसी कंडीशन हो सकती है या कॉर्ड कंप्रेस हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एमनियो इन्फ्यूजन कर सकते हैं। बाहर से जो स्टेराइल सॉल्यूशन है वो डाल सकते हैं, जैसे कि रिंगर लैक्टेंट या फिर नॉर्मल सैलाइंस आर इन्फ्यूज्ड इनटू द एमनियोटिक कैविटी एदर trans-abdominally or the trans-cervically, and the repeated infusion may be needed at weekly interval till the delivery। ठीक है, हर एक वीक पे क्या करते हैं यहाँ पे एमनियो इन्फ्यूजन करते रहेंगे ताकि क्या हो सके कि जो फिटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। ये कब कर रहे हैं, जब 34 वीक से पहले क्या हो रहा है प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें करें। तो बेड रेस्ट देना है, स्टेराइल पैड्स का यूज़ करना है, एंटीबायोटिक्स यूज़ करना है, एमनियो इन्फ्यूजन करना है, और डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शियस कंडीशन है कि नहीं उसको रूल आउट किया जा सके। इसके बाद टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब कर सकते हैं, तो प्रेगनेंसी 36 वीक्स और ऑफ द मोर ड्यूरेशन दोज इन ऑलरेडी इन लेबर। ठीक है, मान के चलो कि अगर जो लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो रहा है 36 वीक के बाद हो रहा है या फिर 37 वीक के आसपास में हो रहा है, तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में जो फिटस रहेगा वो वायबल रहेगा। या फिर जिसको लेबर स्टार्ट हो गया है, जैसे कि मान के चलो हम लोग ने दो कंडीशन देखा था, टर्म PROM या फिर प्रोलॉन्ग्ड PROM, तो उन सभी कंडीशन में क्या हो सकता है हम लोग प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करवा सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें देखना है कि सर्विक्स जो है 75% या फिर उससे ज़्यादा 80% इफेक्ट हो गया है, डायलेशन ऑफ द सर्विक्स 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में हम लोग को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट जो होता है वो अनलाइकली होता है टू रिस्पॉन्ड टू द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, क्योंकि इनमें क्या होता है लेबर स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा।
अब उसके बाद दोज विद द साइंस ऑफ इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन, इनमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर फीवर जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, मैटरनल टैकीकार्डिया जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, फिटल टैकीकार्डिया देखने को मिल रहा है, फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज या फिर यूट्राइन टेंडरनेस या फिर सिग्निफिकेंट लिकोसाइटोसिस देखने को मिल रहा है मदर में, तो इन सभी कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं, नहीं तो वहां पे सेप्टिक कंडीशन डेवलप हो सकती है। और उसके बाद बोला गया दोज विद द इंट्रायूट्राइन फेटल डेथ और द सेवियर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन इनकम्पेटिबल विद द लाइफ, ऐसे कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। तो एक बार हम लोग इसके समरी देख लेते हैं। समरी में हम लोग क्या क्या देखा, सबसे पहले कि डेफिनेशन तो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आता है टर्म। टर्म मतलब क्या, टर्म प्री पर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है कि 37 वीक्स के बाद रप्चर होता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, इंडक्शन ऑफ द लेबर करवा देंगे और एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे ताकि हम लोग क्या कर सके, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। दूसरा लेट प्रीटर्म। लेट प्रीटर्म मतलब कि 34 से 36 वीक्स के बाद हो रहा है। तो ऐसे ही जैसे हम लोग ने टर्म में करवा रहे हैं वैसा ही सेम मैनेजमेंट होगा, इसमें भी हमें क्या करना है, इंडक्शन ऑफ लेबर करवा देना। अगर ये प्री टर्म कंडीशन में हो रहा है, मतलब 24 वीक के बाद और 33 वीक्स के बीच में हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें हम लोग बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, वॉचफुल वेटिंग करेंगे, टोकोलाइटिक्स प्रिवेंट देंगे ताकि क्या होगा, यूट्राइन कंट्रैक्शन को प्रिवेंट कर सकें, मैग्नीशियम सल्फेट का इन्फ्यूजन करेंगे फॉर 24 to 48 आवर्स टू ऑलो द मैक्सिमम एफिकेसी ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर द fetal lungs and also confer benefit to the fetal brain and the gut before the delivery। इसके साथ साथ वन टाइम डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे बिफोर द 34 वीक्स और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि वहाँ पे किसी भी तरह के जैसे कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का ट्रांसमिशन हो, वो सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के। अगर मान के चलो ये 24 वीक से पहले पीआरएम की कंडीशन हो रही है, मतलब ऐसे में क्या होगा, वायबल नहीं रहेगा। तो ऐसे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, पहले देखेंगे कि चांसेस है कि नहीं तो उसका क्या कर देंगे, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कर देंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर कर देंगे। इसमें हमें एंटीबायोटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, टोकोलाइटिक्स इन सब का यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो ये आप समरी चार्ट याद कर सकते हैं, ये आपके लिए इजी रहेगा कि टर्म 37 वीक से, लेट टर्म या फिर लेट प्री टर्म क्या होगा 34 से 36 वीक्स के बाद बीच में, प्री टर्म हो जाएगा 24 से 33 वीक्स के बीच में, और प्री वायबल मतलब कि 24 वीक से पहले अगर पीआरएम की कंडीशन देखने को मिले। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं इन केस ऑफ द प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।